हुई हैं। आपको क्या लगता है कि रीट एग्जाम दोबारा होगी कि नहीं होगी? देखिए, मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। सरकार और आरबीसी बोर्ड दोनों ही नहीं चाहेंगे कि रीट दोबारा हो। सुनिएगा मेरी बात, ना सरकार चाहेगी ना आरबीसी बोर्ड चाहेगा। इतनी बड़ी एग्जाम का होना और दोबारा करवाना बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से विसंगतियां हुई हैं, कुछ बच्चों को टाइम गलत बताया गया, कुछ जगह पेपर लेट दिए गए, कुछ जगह जैसे व्हाट्सएप वगैरह में पेपर आ गए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन इसके लिए कमेटी गठित की जाती है, फिर एक एसओजी की जांच की जाएगी। उस जांच में हकीकत में क्या आता है, वो पेपर कितना फैला गया, ये सब चीजों को लेकर डिस्कशन होता है, एक प्रोसेसिंग है। अब मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ना तो ये कह सकता हूं कि रीट का पेपर साफ कैंसिल हो जाएगा, दोबारा होगा। मैं ना ये कह सकता हूं कि नहीं, रीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें सरकार पे डिपेंड करता है, उस पेपर में लीक कितना क्या हुआ है उस चीज पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें, क्योंकि मैं ये कह दूं कि नहीं दोबारा होनी चाहिए, तो आप में से 80% बच्चे तो कह देंगे हाँ सर ने सही कहा है, लेकिन 20% बच्चे जिनके 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, जो सिलेक्शन की दौड़ में है, वो बच्चे कह देंगे कि सर आपने कैसे कहा। मैं निष्पक्ष ही रहना चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। ठीक है, मैंने फेसबुक पे इस पे बहुत बड़ा लेख लिखा था कि चाहे पेपर का लीक होना हो, चाहे विसंगतियां होना हो, ये बहुत गलत है। और मैंने बेरोजगार बच्चे के समर्थन में लिखा था, कंप्लीटली लिखा था कि गलत नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी के साथ। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पे कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपनी व्याख्या करेगा। मेरा मतलब यही है, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि जो बच्चा असफल हुआ है या जो बच्चा नंबर नहीं ले पाया है, उस बच्चे को सोचने की आवश्यकता नहीं है। निराश मैं भी बहुत हुआ था जब मेरा थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैं फिर से खड़ा हुआ। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छा मुकाम पाया। मैं आपको फिर से कहता हूं, तुम लोगों के अंदर बहुत ताकत है और तुम लोग बहुत बेटर कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं मेरिट की, बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मेरिट निर्धारित कब की जाती है? जब आपके पास 30,000 पोस्टें हैं। इस 30,000 पोस्टों का वर्गीकरण होता कि साहब लेवल फर्स्ट की 10,000 बेस पोस्ट है या 15,000 वैकेंसियां रहेंगी, 20,000 रहेंगी, और 10,000 लेवल सेकंड की वैकेंसियां रहेंगी। तो हमारे सामने आ जाता एसएसटी की इतनी रहेंगी, इंग्लिश की इतनी रहेंगी, हिंदी की इतनी रहेंगी, आपका साइंस मैथ की इतनी रहेंगी। ये अभी तक आरबीसी बोर्ड ने या माध्यमिक शिक्षा प्रारंभ से निदेशालय ने तय नहीं किया है। ये वर्गीकरण इन्होंने नहीं बनाया है कि किस विषय की कितनी पोस्टें रहेंगी। अब फिलहाल सिर्फ एक मेरिट का एक कयास हो सकता है, अनुमान हो सकता है। आप जब कल सुबह दैनिक भास्कर अखबार पढ़ेंगे या अभी ई अखबार पढ़ेंगे, तो आज मेरा दैनिक भास्कर के जो संपादक, उप संपादक महोदय जो भी हैं, उनके साथ हमारा इस बात पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। मैंने पिछले 3 दिन से बहुत सारे बच्चों से बातें की, उन बच्चों से बहुत सारा फीडबैक लिया, मैंने पेपर के लेवल को देखा, मैंने सेकंड 2018 के पेपर से लेवल से तुलना की, और मैं बहुत शॉर्ट भाषा में, मैं ये नहीं बताऊंगा कि साहब रीट 18 में ये हुआ था अब क्या होगा, आप शॉर्ट भाषा में समझ लो जो मेरा अनुमान है। मैंने क्या कहा, मेरिट निर्धारित तब होती है जब पोस्टें सामने हो, लेकिन हम फिलहाल अनुमान लगाए कि कोई बच्चा है उसे लग रहा है कि सर मैं सेकंड ग्रेड करूं, फर्स्ट ग्रेड करूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, याद रखना, रीट 18 अलग रीट थी, लेकिन रीट 21 बहुत अलग रीट है। आज तक कैसे है मैं इसकी बात करूं, मेरी डिस्कशन की। रीट 18 में साइकोलॉजी में बच्चों के नंबर आ रहे थे 10 से लेकर 22 के मध्य, एवरेज 80% स्टूडेंट के नंबर जो है, किसी के 12 आ रहे थे, किसी के 14 आ रहे थे, किसी के 15 आ रहे थे। रीट 18 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सब्जेक्ट भी ठीक था, हिंदी संस्कृत भी कोई मिला के ठीक थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेवल था। लेकिन इस बार हमने देखा कि पेपर में जो सबसे अधिक मेरिट निर्धारित करती है वो है मनोविज्ञान सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र में इस बार ऐसा कोई विशेष रंग नहीं था जिससे कि ऐसा लगे कि कोई बच्चा बहुत आगे चला गया, कोई बच्चा बहुत पीछे रह गया। किसी के 28 सही है, 29 भी सही है, 30 भी सही है, 27, 26, 24, मतलब 24 से नीचे साइकोलॉजी में बहुत रेयर चांस में बच्चा आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं, यही बात तय करती है कि रीट 2021 में किन बच्चों को उम्मीदें रखनी चाहिए और किन बच्चों को सिर्फ सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की बिना समय गंवाए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सिंपल बोलता हूं, क्लियरली बोलता हूं। मेरा थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया था, मैं असफल हो गया, लेकिन बड़ी गजब की बात थी, रिजल्ट देखने के 15 मिनट रोया, और 15 मिनट रोने के बाद क्यों रोया? इसलिए रोया कि मैं और कॉन्फिडेंस में था कि मेरा पेपर गजब का हुआ है, मैं हो जाएगा। नहीं हुआ। वैकेंसियां 1500 ही थी, 30,000 वैकेंसियां नहीं थी, लेकिन मेरे माइंड में देखिए कितनी पॉजिटिविटी आई कि बेटा एक तो ये तरीका है कि तो जिस बार जितना कंपटीशन था, इस समय बच्चा जितना गंभीर था, जितनी मेहनत इस बार हुई, उतनी रीट 2018 में 50% नहीं थी, मेरिट का बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन याद रखना, असली मेरिट का निर्धारण होगा आरबीसी बोर्ड की आंसर की आने के बाद। उस समय सेशन रख दूंगा, असली आंकड़े उस समय आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरिट को लेकर बड़ी
जैसे आपका एक प्रश्न आ रहा है टीचिंग मेथड में कि सीसी के अंतर्गत क्या शामिल है, तो सर्व व्यापक मूल्यांकन में वो कह रहे हैं कि साहब प्रश्नों की व्यापकता है कि दायरे की व्यापकता है। तो मुझे लगता है कि उस प्रश्न का आंसर दायरे की व्यापकता होना चाहिए। आपने जो कोचिंगों की आंसर की उसके कोडिंग मिला लिया, कोचिंगों की आंसर की में डिफरेंस आता है, मैंने जो बनाया उसमें डिफरेंस आएगा, दूसरे कोई व्यक्ति बनाएगा उसमें डिफरेंस आएगा। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, हो सकता है वो टीचर भी गलत हो जाए, वो इंस्टीट्यूट भी गलत हो जाए, क्योंकि आरबीसी बोर्ड वाला जो एग्जामिनर होगा वो अलग एटीट्यूड का होगा, वो हो सकता है कि गलत को सही मान ले और सही को गलत मान ले, तो बड़ी मुद्दा ये होगा। तो जैसे सीसी वाला प्रश्न है, अपने साइकोलॉजी में एक प्रश्न आया था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन बच्चों का सीक्वेंस एक समान रहता है। अब उसका 100% उत्तर समान प्रतिरूप का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन बच्चा रिट लगाएगा कि साहब विकास निरंतर चलता है, ये तो सतत विकास कहता है, और वो हो सकता है कि उसका आंसर 1 और 3 दोनों मान लीजिए, डिलीट कर दिया जाए। हो गया ना, जो बच्चा 140 माने बैठा था उसके 138 आ गए। हो सकता है कि एक प्रश्न हमने डिस्कशन किया, व्यक्तित्व वाला तो खैर सही है, व्यक्तित्व वाले प्रश्न मैंने डिस्कशन किया था, उसने बताया था कि मैं परसों जो है बता रहा था, उस समय मेरे माइंड में आ गया था कि है पूछ रहा है, तो व्यक्तित्व वाले प्रश्न में तो वही आएगा वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, वहां तो डेफिनेटली वस्तुनिष्ठ आएगा। मैंने टेलीग्राम पे फाइनल आंसर की डाल भी दी थी और यूट्यूब पे सॉल्व करते समय जरूर मैंने अस्पष्ट उद्दीपक बताया था, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि विशेषता कौन सी पूछ रहा है, तो अस्पष्ट उद्दीपक तो इसकी मूल विशेषता होती है, क्योंकि अपनी किताबें मैंने लिख रखा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा प्रश्न जैसे विवाद को लेकर यह है, आरटी 2009 में 30 बच्चों वाला अनुपात होगा कि 40 वाला अनुपात होगा, 30 भी सही है और 40 भी सही है। अब ये दोनों माने जाते हैं या प्रश्न को रोका जाता है, तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं ऐसे एक प्रश्न हो सकता है साइकोलॉजी में जो हमने चर्चा की थी कि विश्वसनीयता वाला है, तो विश्वसनीयता वाला रिलायबिलिटी का मतलब होता है बारंबार पढ़ो, सही अपनी जगह, लेकिन गुणांक की समरूपता ये भी कहीं ना कहीं आंशिक सत्य है, गुणांक की समरूपता भी आंशिक सत्य है, क्योंकि समान स्थिरता की तो बात विश्वसनीयता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा उलझा रही है। अब इस भाषा को लेकर कोई बच्चा रीट लगाएगा तो हो सकता है दोनों आंसर मान लीजिए, जैसे रीट 18 में पहले आंसर की मानेगी वो अलग मानेगी और उसके बाद 5-6 प्रश्नों के आंसर चेंज कर दिए। अब 6 प्रश्न का आंसर चेंज होते क्या होता है कि जो बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में है हो सकता है वो आउट हो जाए और जो बच्चा खराब स्थिति में था वो अंदर आ जाए, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग बता देता है, ठीक है। कोशिश मैंने की है कि एकदम सही बताने की, लेकिन इसमें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रभावित होता है। ऐसे ही एक प्रश्न था आपका कि एक विशेष क्षेत्र में कमियों का पता लगाकर और परिणामों की जांच करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है। अब उसका उत्तर उपलब्धि परीक्षण ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक तो अचीवमेंट टेस्ट ही आपके सिलेबस में था, निदानात्मक परीक्षण आपके सिलेबस में नहीं थी, इसका मतलब प्रश्न तो उसी में पूछना था, ठीक है। चूंकि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य निदानात्मक भी होता है, कमियों का पता लगाना भी होता है, उपचार करना भी होता है, तो वो भी लाइन भी उसके अंतर्गत निहित है और वो विशेष क्षेत्र के बाद परिणाम वो जांचता है, तो बेस्ट आंसर तो अचीवमेंट टेस्ट ही है। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ये कहता है कि साहब इसका तो निदानात्मक होगा, कानों का पता लगा रहा है, तो हो सकता है आपके सामने टेंशन हो जाए, हो सकता है बाद में उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे साहब देखिए उपलब्धि की भी विशेषता है, उपलब्धि परीक्षण की भी तो निदानात्मक विशेषता है। तो ऐसे लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर बड़ा विवाद है, और टीचिंग मेथड में तो अधिकतर कोचिंगों के आंसर की में गलतियां हैं टीचिंग मेथड को लेकर, अधिकतर कोचिंगों की आंसर की में टीचिंग मेथड को लेकर बड़ी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। अब मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग आपने आंसर की मिला ली और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि सर मेरे तो उस आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके 3-4 प्रश्नों में वेरिएशन है, वो प्रश्न सही नहीं है। कल हो सकता है मैं सेशन इस पर भी देख लूं टीचिंग मेथड के ऊपर भी कि कौन से प्रश्नों को लेकर बड़ा विवाद है, तो अभी इतना टेंशन नहीं ले। मैंने जो बताया है मेरे प्रश्नों में सिर्फ एक ही कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने बता दिया है, व्यक्तित्व वाला आप सही कर लेना, मैंने उसमें प्रक्षेपी विधि की विशेषता में आपको विश्वसनीयता करना है, ठीक है। दूसरा विश्वसनीयता वाला डाउटफुल प्रश्न है, समान विकास की निरंतरता और समान प्रतिरूप को हो सकता है दोनों आंसर इसके मान लिए जाए, और बाकी तो कोई विशेष नहीं। हाँ, बुद्धि वाले प्रश्न भी आप कह रहे थे कि सर आपकी किताब में लिखा हुआ कि बुद्धि स्मृति नहीं है, तो मैंने उसका आपको पहले उस दिन भी किया था कि बुद्धि को स्मृति नहीं कह सकते, बुद्धि को ज्ञान नहीं कह सकते, बुद्धि को कौशल नहीं कह सकते। बुद्धि का समानार्थी शब्द नहीं है स्मृति, लेकिन स्मृति मानसिक योग्यता, इसलिए घटक तो है, ये घटक तो मानसिक योग्यता सभी होती है। उसका बिंदु का मतलब ये था वो किताबी बुद्धि का तत्व जरूर है, याद रखना। तो उसको लेकर कंफ्यूजन लेने के लिए व्यवसायिक रुचि ही उसका आंसर सही होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2-4 प्रश्न थे जिनको लेकर आपके माइंड में कंफ्लिक्ट चल रहा है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी हर आंसर अपनी जगह जो है वो सही है। बाकी तो देखिए क्या होता है, एक है सर मध्यावधि परीक्षा वाला आपने उसका बताया रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं होगा। देखिए योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है निर्धारित अवधि के बाद होने वाला, तो मध्यावधि परीक्षा हमेशा निर्धारित अवधि के बाद होती है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के बाद होती है, इसलिए वो योगात्मक मूल्यांकन का पाठ याद रखें, तो वो योगात्मक ही होगा। और तो कोई प्रश्न नहीं था डाउटफुल वाले में, तो ये थे जो मुझे लगा कि इन पे लेकर। तो कट ऑफ की अपन बात कर रहे थे, बीएसटीसी वाले क्या करें। अब बात आ रही लेवल फर्स्ट की, आप कह रहे हो सर लेवल फर्स्ट पे मेरिट, मैं आपको ईमानदारी से बात बोल रहा हूं, मैंने बहुत से बच्चों से बातें की और मेरे से जो बच्चा जुड़ा हुआ मुझे झूठ नहीं बोलेगा, ये मुझे पक्का पता है, और किसी टीचर झूठ बोल सकता है। मैंने जो बच्चों का फीडबैक लिया है, साइंस मैथ वाले जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं और एसएसटी वाले जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया, जिनके खुद के सेकंड लेवल में पर्सन नंबर सही कम आ रहे हैं, लेकिन सेकंड लेवल फर्स्ट में उनके 130 प्लस नंबर आ रहे हैं।
मतलब ये चीज ये कह रही है कि यदि अंतिम परिणाम में बीएड सेकंड लेवल वाले बच्चे स्पेशली शामिल होते हैं तो आप मान के चलिएगा कि लेवल फर्स्ट की मेरिट 125 से कम तो कदापि नहीं रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्थिति रहेगी लेवल फर्स्ट में वो रहेगी 130 प्लस, ये मेरा अनुमान है। 127 से लेकर 131-32 के मध्य वो जो है वो सब रेस में है, याद रखना, लेवल फर्स्ट में। लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा सेफ जोन क्या है, तो सेफ जोन लेवल, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि अपन लेवल फर्स्ट के ही बच्चे शामिल होते इस परीक्षा में, लेवल सेकंड के बच्चे शामिल नहीं होते, तो निश्चित रूप से इसकी मेरिट जो है वो 122 के आसपास रहती। अब देखिए, आप कह दो कि सर विधवा है, दिव्यांग है, एमबीसी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, तो ओबीसी और जनरल दोनों की मेरिट में मुश्किल से 1 नंबर का फर्क रहेगा। एमबीसी और ओबीसी की मेरिट में 2 नंबर का फर्क रहेगा। एसटी और एससी की मेरिट में 4 से 5, 6, 7 नंबर तक का फर्क रह सकता है, 4 से लेकर 7 नंबर तक का। तो उसके अकॉर्डिंग कम कर लीजिए। मान लीजिए मैं 127 से 131 के मध्य बता रहा हूं, एक वेरिएशन बता रहा हूं, 127 से 31 के मध्य रिट लेवल फर्स्ट की मेरिट रहनी चाहिए, हो सकता है इससे आगे भी चली जाए। तो 127 से मान लीजिए 122 के आसपास एसटी एससी, 120 तक एसटी एससी की रह सकती है। विधवा और दिव्यांग है तो डाइवर्स वाली हैं, तो उनकी मेरिट जो है वो 113-14 तक भी आ सकती है, 112 तक भी आ सकती है, 110 तक भी आ सकती है लेवल फर्स्ट में। यानी 110 के आसपास विशेष कैटेगरियां जो हैं उनकी मेरिट रह सकती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विशेष कैटेगरियां। तो आपके सामने दो चीजें होगी। लेवल फर्स्ट में मेरिट सेफ जोन है 130 प्लस, क्योंकि 130 से 140 के बीच में लगभग, मैंने जो सर्वे आज लिया था, इसके पहले और भी सर्वे हुए हैं, उनमें लगभग 7 से 8% बच्चे आ रहे हैं, और 7 से 8% संख्या बहुत बड़ी होती है, याद रखना, कम नहीं होती। ठीक है। और मान लीजिए मेरिट में प्रश्नों में लास्ट में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ज्यादा प्रश्न बता रहे हैं, हो सकता है बोर्ड के आंसर के आने के बाद जो 135 वाला 130 पे आ जाए। तो मैंने बता दिया है 125 प्लस अच्छी स्थिति में है, वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 125 प्लस रिट लेवल फर्स्ट में दौड़ की लेवल में शामिल है, लेकिन सेफ जोन 130 प्लस रहेगा। बाकी जो विशेष कैटेगरियां हैं, एसटी एससी हैं, वो 5 से 7 नंबर कम लेके चले। नंबर 2 बात, लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में आपको ये देखना है कि जो एसएसटी, अब एसएसटी की जो वैकेंसी आती है वो सबसे कम वैकेंसी होती है हिंदी और एसएसटी की। ये मान के चलो कि 30,000 में लेवल सेकंड की 12,000 वैकेंसी आ गई, तो एसएसटी की वैकेंसी होंगी मुश्किल से 2200-2300 वैकेंसी, 2200-2300 यही वैकेंसियां हिंदी की होंगी। अब आप ये देखिए, आप ये 30,000 का आंकड़ा मत पकड़िए, एसएसटी और हिंदी की 2200 से लेके 3,000 के मध्य वैकेंसियां मैक्सिमम रहेंगी। अब इतनी पोस्टों में आप मेरिट क्या मान सकते हैं? मेरी राय यह है कि हिंदी और एसएसटी लेवल सेकंड में 125 प्लस से कम वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 130 से कम आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि एसएसटी और हिंदी में मेरिट रहेगी। रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं तो वो बच्चे 122 से लेके 130 के बीच में एसएसटी और हिंदी में रह सकते हैं। तो एसएसटी और हिंदी की मेरिट सबसे ज्यादा रहनी है, क्योंकि वहां वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, याद रखना। और उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि जो एसएसटी में सेफ जोन है वो रहेगा 130 प्लस, 131 प्लस, ये सबसे सेफ जोन है। यदि जो बच्चा इसमें लीड कर रहा है वो सिलेक्शन का दावेदार है, और यदि उसके बीए में 60+ % है तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन में चयनित हो जाएगा अंतिम चरण। ये एसएसटी की बात याद है। हिंदी में वही सेम स्थिति है, हिंदी और एसएसटी में दोनों की लगभग सेम मेरिट रहनी है, सेम वैकेंसी आती हैं, और दोनों में सबसे अधिक भीड़ रहती है। तो याद रखना कि सेफ जोन वही 130 प्लस है, बाकी सिलेक्शन की दौड़ में 125 प्लस वाला बच्चा भी एसएसटी और हिंदी दोनों में शामिल रहेगा। लेकिन अंतिम रूप से बोर्ड के आंसर के आने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में बच्चा कितना डाउन आया है या क्या रहा है, वो तो मैं बोर्ड के अंक आपकी आंसर के आने के बाद ही फाइनल बता पाऊंगा। अंग्रेजी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश में मेरिट अमूमन थोड़ी कम रहती है, और इस बार इंग्लिश का पेपर चूंकि इजी आया है इसलिए ज्यादा रहने के चांसेस, ठीक है। तो वही मेरिट में कह रहा हूं कि इंग्लिश में जो लेवल सेकंड के बच्चे हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि 120 से प्लस जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेंगे। सेफ जोन वही है, इंग्लिश में 127 प्लस सेफ जोन है एकदम से, लेकिन 120 से लेकर 27 के बीच का जो वेरिएशन है इसमें लगभग प्राप्तांक मेरिट रहनी चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश का बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में 121 प्लस बच्चा जो है वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेगा, लेकिन एकदम सेफ जोन मैंने बता दिया है 127 प्लस रहेगा, 127 प्लस बच्चा एकदम सेफ जोन में रहेगा। इंग्लिश में थोड़ा सा बता दिया, इंग्लिश वाले बच्चों को ज्यादा चांसेस रहते हैं, याद रखना। फिर मैं बात कर रहा हूं साइंस और मैथ की, मैं सीधा दायरा बता रहा हूं, किसने क्या बताया छोड़िए, लगभग ही रहेगा, याद रखना, लगभग ही रहेगा। बाकी बोर्ड के आंसर के आने के बाद फाइनल बताऊंगा, हो सकता है 7 नंबर कम आ जाए, 5 नंबर कम आ जाए और भी डाउन आ जाए। बोर्ड के आंसर की क्या आती है और उसमें ऐसे कौन से प्रश्न माने जाते हैं, या डिलीट होंगे या उनको चेंज किया जाएगा, वो तो आंसर के आने के बाद पता चलेगा, ठीक है।
साइंस और मैथ में, साइंस मैथ में भी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। साइंस मैथ का पेपर एवरेज पेपर था, ठीक पेपर था, बहुत हार्ड लेवल पेपर नहीं था। और बाकी हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी तो नॉर्मली जी थी, क्योंकि साइकोलॉजी डिफरेंस करती। तो साइंस और मैथ के जो बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ है, साइंस मैथ के बच्चों का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 124 से लेके 128 के बीच में ज्यादा एवरेज आ रहा है। 124 से कम भी बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 124 से 28 के बीच में एक अच्छी रेंज आ रही है, और 128 प्लस बहुत कम रेंज आ रही है। तो मैं मान के चलता हूं कि साइंस मैथ में 128 प्लस जो बच्चा है वो एक अच्छी स्थिति में है। साइंस मैथ में 128 प्लस वाला बच्चा अच्छी स्थिति में है, लेकिन 124 से लेकर 127 के बीच वाला बच्चा भी दौड़ में रहेगा। 124 से 127 या 28 के बीच वाला बच्चा साइंस मैथ में दौड़ में रहेगा, के रहेंगे। संस्कृत का वही आइडिया है जो हिंदी का है। संस्कृत भाषाओं का चक्कर वही रहता है, और भाषाओं में लगभग वही मान के चलिए आप 125-26 प्लस आप मान के चलिए कि संस्कृत में भी वही लगभग वही रेशियो रहने वाला है, तो लगभग सेम सा रहने वाला है। 120 से कम इस बार मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी रूप में रहेगा। बाकी तो बोर्ड के आंसर क्या नहीं पता चलेगा। अभी तक का जो मैंने सर्वे किया, बहुत से बच्चों से मेरी बातें हुई हैं, तो ये मान के चलिए 115 से जो नीचे हैं बच्चे विशेष श्रेणियों को छोड़ के, उन बच्चों को निश्चित रूप से अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो ग्राम सेवक है। अब मान लीजिए आपकी मैथ अच्छी है, राजस्थान जी की अच्छा है, तो